माय नेम इज़ ममता और मैं आज आपको क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस जिसका टॉपिक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का, तो आज उसके बारे में बताऊंगी। चलो तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। युद्ध मीन्स लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, मतलब जिसमें हथियारों का प्रयोग किया गया हो। और शीत युद्ध यानी कि शीत का मतलब होता है, शीत का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है ठंडा। और शीत युद्ध का अर्थ अगर हम निकालें तो दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मानो युद्ध होगा लेकिन वास्तव में युद्ध ना हो, ऐसी स्थिति या ऐसे समय को क्या कहेंगे? शीत युद्ध। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे विश्व में ऐसी घटना कब घटी। तो अगर आप लोगों को याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होते होते एक समय एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जब दो महाशक्तियां, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ, दो ऐसी महाशक्तियां थी जो एक दूसरे के सामने आ गई थी। ठीक है, तो इनमें क्या था, इनमें हथियारों की होड़ चल गई थी कि किसके पास ज़्यादा हथियार है। कोई मतलब ये तय नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में किसके पास ज़्यादा हथियार है या कौन पावरफुल है। ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो बात करते हैं हम, सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ ही दो ऐसी महाशक्तियाँ थी जो एक दूसरे के सामने आ गई थी और एक दूसरे पर आक्रमण करने से पीछे हट रही थी। कारण सिर्फ यही था कि कोई भी ये नहीं पता लगा पाया था कि किसके पास ज़्यादा हथियार है। हो सकता है कि भाई अगर अमेरिका सोवियत संघ पर अटैक कर दे तो वो इसका बदले में कोई परमाणु बम या कोई विस्फोट ऐसा कर दे जिससे हो सकता है कि अमेरिका वर्ल्ड मैप से ही गायब हो जाए। या सपोज करो कि अमेरिका सोवियत संघ पर अटैक कर दे तो हो सकता है कि सोवियत संघ ही वर्ल्ड के मैप से गायब हो जाए। ठीक है, इस प्रकार दोनों ही महाशक्तियों के जो समर्थक थे या दोनों ही महाशक्तियाँ क्या कर रही थी, एक दूसरे से पीछे हट रही थी, कोई भी वार नहीं कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 के बाद, तो ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जो मैंने आपको शाब्दिक अर्थों में बताया कि दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक देश ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए ना कि मानो युद्ध होगा, मानो युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। तो ऐसी ही स्थिति सोवियत और अमेरिका के बीच हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं ये कैसा युद्ध था। ये कोई हथियारों का युद्ध नहीं था, ये युद्ध था विचारों का। अब वो विचार कौन से थे, तो मतलब ये दोनों ही महाशक्तियाँ क्या रख रही थी कि विश्व को आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करना, यानी कि विश्व का जो आर्थिक सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है उसको सूत्रबद्ध करने का कौन सा सिद्धांत, यानी कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अपनाया जाए और जिससे आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरे विश्व को एकजुट में या एक सूत्र में सूत्रबद्ध कर दिया जाए, एक सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका जो था वो समर्थक था पूंजीवादी व्यवस्था का। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। तो बात करें अगर हम पूंजीवाद की, तो एक देश के सभी उत्पादन संबंधित, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार किसके पास हो? सामान्य जनता के पास हो। यानी कि ऐसी स्थिति या ऐसे उत्पादन से संबंधित अगर कोई फैसला लेना है तो कौन ले? आम जनता ले। या यूं कहो कि निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसमें किसी प्रकार का सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो उसको कहेंगे हम पूंजीवादी व्यवस्था। इसी प्रकार अगर हम दूसरी पार्टी की तरफ देखें या दूसरी महाशक्ति के बारे में जाने तो वो है सोवियत संघ। अब सोवियत संघ की अगर मैं बात करूँ तो इसको ये विचारधारा या ये समर्थक था साम्यवादी का या समाजवादी व्यवस्था का। ठीक है, अब इसमें क्या था कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति को कंपनी लगानी है या किसी व्यक्तियों के समूह को कोई कंपनी लगानी है तो वो क्या करे, पहले वो सरकार से क्या ले? परमिशन ले। जब वो सरकार से परमिशन लेगा, जब सरकार से परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी चीज़ें, तभी वो क्या कर सकता है, कंपनी कोई भी फैक्ट्री वगैरह कोई भी कारखाना वगैरह वो लगा सकता है। ठीक है, तो ये दो महाशक्तियाँ थे, इनमें हथियारों का कोई युद्ध नहीं था, केवल और केवल विचारधारा का युद्ध था
कि विश्व को आगे किस स्तर पर पहुंचाना है और कैसे, कौन सी ऐसा सिद्धांत होगा। ठीक है, ये था। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं। अमेरिका के बारे में तो आप जानते ही होंगे और सोवियत संघ के बारे में, लेकिन आज हम कुछ थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं, ताकि आप जब भी 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें काफ़ी बार आएगा सोवियत संघ, अमेरिका, इस टाइप के वर्ड काफ़ी बार आएंगे, तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसलिए आज हम उसको थोड़ा डीपली ले जाते हैं, डीपली से कुछ समझते हैं। तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका, हम सबको पता है कि अमेरिका एक महाद्वीप है, लेकिन यहाँ डिटेल की महाद्वीप होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बता दूं। अपनी ज्योग्राफी की क्लास में हम इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ हम पढ़ेंगे कि महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, ये सब क्या होते हैं, वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ हम क्या याद रखते हैं कि अमेरिका क्या है, वो एक महाद्वीप है। ओके, तो अब देखिए अमेरिका को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसमें देखो कि इसका नामकरण किसने किया था, यानी यूनाइटेड स्टेट किसने रखा इसका नाम, तो थॉमस पेन एक व्यक्ति है जिन्होंने अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट का नाम दिया। ठीक है, और अमेरिका में रहने वाले जितने भी निवासी हैं उनको कहा जाता है अमेरिकन। और अगर बात करें यहाँ अमेरिका के सबसे बड़े नगर की, तो नगर का नाम है न्यूयॉर्क। ठीक है, अब देखो अमेरिका 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ, तो ब्रिटेन से हुआ। यानी कि जिस प्रकार भारत ब्रिटेन के अधीन था या ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी प्रकार अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो अमेरिका को आज़ादी कब मिली, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली। ठीक है, जिस समय अमेरिका आज़ाद हुआ उस समय अमेरिका में 13 कॉलोनियाँ थी। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि 13 कॉलोनियाँ थी, लेकिन अगर हम इंडिकेट करें किसी ध्वज वगैरह की, तो उसका सिंबल क्या था, तो उस समय क्या था कि 13 कॉलोनियों के लिए जो अमेरिका का जो ध्वज था उसमें 13 स्टार बने हुए थे। और एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 50 राज्य हैं, तो उनको इंडिकेट करने के लिए 50 स्टार अमेरिका ध्वज में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ की यानी कि अमेरिका की सरकार कैसी है। तो अमेरिका की जो सरकार है वो कैसी है, संघीय संसदीय लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करें अमेरिका के, तो उनका नाम है माइक पेंस। माइक पेंस नाम के व्यक्ति अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार अगर अमेरिका की राजधानी का पूछा जाए या और मतलब अपनी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी कौन सी है, तो वाशिंगटन डीसी क्या है, वाशिंगटन डीसी क्या है, यहाँ की राजधानी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को और जान लेते हैं हम कि जब हमें पता ही है कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, तो उसके 100 साल बाद यानी कि जब 100 साल पूरे हो गए थे, 100 वर्ष अमेरिका के स्वतंत्र हुए पूरे हो गए थे, तो फ्रांस ने अमेरिका को एक गिफ्ट किया था। फाइंड योर इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने गिफ्ट किया था। किसको किया था, अमेरिका को। ठीक है, कब किया था, 1876 में, यानी कि 100 साल जब आज़ादी के अमेरिका के पूरे हो गए, तो फ्रांस ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था। ठीक है, और इसी जो 4 जुलाई को ये अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए, अब हमारा अमेरिका की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, तो इसी प्रकार थोड़ा सा हम सोवियत संघ के बारे में भी जान लेते हैं। तो सोवियत संघ को USSR कहा जाता है, द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। देखिए, सोवियत समाज गणतंत्रों का संघ, यानी कि यहाँ अगर हम बात करें जो USSR है वो क्या है, गणतंत्रों का संघ है, यानी कि समूह है। ठीक है, तो यूरेशिया का एक बहुत बड़ा भाग
या बहुत बड़े क्षेत्र पे क्या था, सोवियत संघ 1922 से लेकर 1990 तक अपना अस्तित्व बनाए रखा था, यानी कि अस्तित्व में रहा था। अस्तित्व में रहने की जो डेट है वो ये है 1922 से लेकर 1990 तक सोवियत संघ अस्तित्व में रहा था। अगर बात करें हम सोवियत संघ की राजधानी की, तो मॉस्को इसकी राजधानी है। भाषा तो रूबी और कुछ अन्य भाषाएं भी हैं। धर्म नास्तिकता। नास्तिकता का मतलब होता है कि यहाँ पर भगवान पर विश्वास नहीं किया जाता, यानी नास्तिकता वाला धर्म अपनाया जाता है। अब देखो 15 यहाँ गणराज्य बताया ना मैंने पहले, तो आप देखो यहाँ 15 गणराज्य कैसे थे, वो स्वशासित गणराज्यों का एक समूह था, ठीक है। लेकिन स्वशासित का मतलब होता है अपने द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ मैं 14 + 1 लिखूं तो 15, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 1 लिखा है कि 14 गणराज्य इतने पावरफुल नहीं थे जितने एक गणराज्य, कौन सा, वो भी रूस, जो क्या था, काफी पावरफुल था। तो यहाँ जो 14 गणराज्य थे वो स्वशासित थे, लेकिन केंद्र सरकार सारे फैसले लेती थी। यहाँ बात करते हैं हम पावरफुल कौन था, रूस। तो रूस ने क्या किया, जो ये बाकी के 14 गणराज्य थे उनका क्या कर दिया, रूसीकरण कर दिया, जिसके कारण गलती से सोवियत संघ को ही लोग रूस समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यूएसएसआर की स्थापना की प्रक्रिया तो वैसे जब रूसी क्रांति हुई 1917 में तभी से शुरू हो गई थी, क्योंकि 1917 में जब रूस की क्रांति हुई तो जान निकोलस द्वितीय की सरकार थी और इसका शासन समाप्त हो गया और 1922 में व्लादिमीर लेनिन की सरकार बनी। अब जो ये व्लादिमीर लेनिन है, लेनिन ने घोषणा कर दी कि यूक्रेन, बेलारूस, कोकस, इन क्षेत्रों को मिलाकर सोवियत संघ का ऐलान कर दिया। किन क्षेत्रों को मिलाकर क्या कर दिया जाए, एक सोवियत संघ बनाया जाए। इसी प्रकार हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ये महासचिव बने थे और अंतिम राष्ट्रपति भी यही बने थे, ठीक है। और 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज मुझे आपको क्या समझाना था कि सोवियत संघ और जो अमेरिका है ये 2 महाशक्तियां थी, जो क्या हो गया था, परस्पर सामने आ गया था। तो नेक्स्ट हम इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।